यहाँ प्राचीन काल से भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है। तो अगर हम इस संदर्भ में भाषा को देखें, भाषा और बोली को, तो मुझे लगता है ज्यादा सटीक होगा। जिस प्रकार संयुक्त परिवार में सारे सदस्य होते हैं, लेकिन इसके बावजूद परिवार का कोई एक मुखिया होता है और उसके संदर्भ में हम परिवार के सारे लोग उसकी बात या फिर उसके सम्मान में चलते हैं। और परिवार में अगर कोई संकट आता है तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर उसका सामना करते हैं। ठीक इसी प्रकार भाषा और बोली का संबंध मुझे लगता है, जैसा कि अगर हम हिंदी के संदर्भ में देखें, हिंदी की सारी बोलियां मिलकर हिंदी भाषा को ही पुश करती हैं। लेकिन आज जैसा कि हम आधुनिकता के जिस दौर में पहुंच चुके हैं, वहाँ पहचानात्मक संकट इतना अधिक हो गया है कि हर भाषा, जिस प्रकार परिवार के लोग अपनी अलग अलग पहचान बनाने के लिए एकल परिवार की कल्पना कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा के संदर्भ में भी बोलियों का अस्तित्व, बोली अपनी पहचान शामिल करने के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम अपनी प्राचीन सभ्यता को याद करते हुए, संयुक्त परिवार की परंपरा को देखते हुए उस संदर्भ में अगर बात रखें तो ज्यादा मुझे लगता है सटीक होगी वो बात। मेरा इतना ही है। धन्यवाद। कौन? हाँ बोलिए मदालसा जी। कौन? आप तो बोल चुकी हैं। अच्छा बोलिए प्रश्न। सर ये तो याद नहीं कि कल किन सर ने कहा था, पर कल कहा गया था कि बोली में बहुलता है, बहुरूपता है, ये सब चीजें हैं, इसीलिए राष्ट्रीयता के बिल्कुल विरुद्ध खड़ी होती है। तो किस प्रकार से बोली राष्ट्रीयता के विरुद्ध खड़ी होती है? किन से आप पूछना चाह रहे हैं? सर हाँ दीजिए, माइक दे दीजिए सर। अरे मैं वहीं से कह दूंगा, मैं आता हूँ। और अंत में जो कहना है वो भी कहूँगा, अभी जो सवाल आएंगे सबका जवाब। हेलो, हाँ प्रश्न दोहरा दीजिए एक बार। नहीं कोई दोहराने की जरूरत नहीं, सुन लिया मैंने। ऐसा है, आपने सवाल यही किया था ना कि किसी ने कहा कि बोलियों से राष्ट्रीयता को नुकसान पहुंचता। देखिए संयोगवश कल से मैं भी यहाँ हूँ, कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है ऐसा मेरी जानकारी में किसी ने कहा नहीं था। इसलिए देखिए ऐसा है, नागरिक केवल प्रणब मुखर्जी ही इस देश के नहीं है, उनका चपरासी भी इस देश का नागरिक है। इसलिए अंग्रेजी, हिंदी या संस्कृत ही भाषा नहीं है, बोडो, खड़िया, भोजपुरी और अवधी भी भाषाएं हैं और वो राष्ट्रीयता का निर्माण करती हैं। और सारी दुनिया ये जानती है कि राष्ट्रीयताएं शब्द का प्रयोग हिंदुस्तान में बहुराष्ट्रीयता को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये भारत जो है यूरोप की तरह राष्ट्रवाद का देश नहीं है। यूरोप के सारे देशों की राष्ट्रीयताओं को मिला दीजिए तो भारत में उतनी राष्ट्रीयताएं। भाषा का राष्ट्रीयता से गहरा रिश्ता है, राष्ट्रवाद से नहीं। राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद में अंतर होता है, यह भी ध्यान में रखिए। इसलिए किसी ने ऐसा कहा नहीं था, और कहा था तो उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, मदालसा ने, हाँ आपने कहा सही में गैर था कुछ, मदालसा ने नहीं सुना ठीक से। किसी ने कहा था कि भूमंडलीकरण के लिए, भूमंडलीकरण से लड़ने के लिए बोलियों का बचा रहना जरूरी है। ये तो मैंने ही कहा था। जी। तो राष्ट्रीयता से समझ गई, भूमंडलीकरण के। हाँ, तो भूमंडलीकरण से देखिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। दुनिया भर में
16वीं सदी से साम्राज्यवाद ने ये काम किया है। एक उदाहरण दे रहा हूं। पहला यूरोप का साम्राज्यवादी देश था स्पेन। 16वीं सदी में उसने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पर कब्जा किया और वहां की हर देश की जो पहले की भाषा थी उसको मिटा दिया। इसलिए अब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के अधिकांश देशों में केवल 2 भाषाएं हैं जिनमें वो देश साम्राज्यवाद के अंतर्गत बटे हुए थे। 80% देशों की भाषा स्पेनिश है और 20% देशों की भाषा पुर्तगाली है। ये स्वयं अंग्रेजों ने ऑस्ट्रेलिया में यही किया। वहां भी भाषाएं थी और इन सबों ने मिटा दी। खाली भाषाओं को नहीं मिटाया, भाषा बोलने वालों को भी मिटाया। एक किताब है, एक फ्रांसीसी तोदोरो ने लिखा है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका। अगर किताब पढ़ें तो उसके अंत में उसने एक आंकड़ा दिया है, हिला देने वाला है वो, कि जब स्पेनिश घुसे लैटिन अमेरिका में तो वहां की आबादी 67 लाख थी, 67 लाख। जब सब पर कब्जा कर लिया तो केवल 7 लाख बच गया। मतलब 60 लाख लोगों को मारा इन हत्यारों ने। हिंदुस्तान में भाषाओं की विविधता के कारण ही अंग्रेज यहां की भाषाएं मिटा नहीं सके, पहली बात। दूसरी बात ये, आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों ने बहुत सारे देश भर की भाषाओं की किताबों पर, पत्रिकाओं पर पाबंदियां लगाई। मैंने एक किताब तैयार की है लोकगीतों में 1857, उसमें केवल हिंदी क्षेत्र के लोकगीतों को लिया है। भोजपुरी, अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, हिमाचली, हरियाणवी, राजस्थानी इत्यादि इत्यादि जो मिल गई मुझे। अब लोकगीत की विशेषता ये है कि 1-2 मौखिक होता, ओरल। दूसरी विशेषता ये है कि वो अनाम होता है, वो मालूम नहीं होगा कि किसके लिखा हुआ। तीसरा ये है कि एक आदमी ने 50 लोगों को जमा करके एक गीत गाया, पुलिस के 20 सिपाही आए और 50 लोग 50 दिशा में चले गए, किसको पकड़ के ले जाएगा? और किसी की जबान पर और दिमाग पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, इसलिए एक लोकगीत पर पाबंदी नहीं लगी। इसलिए भारत में बोलियों भाषाओं की विविधता का भारत की रक्षा में बहुत योगदान है। ये विविधता को विपत्ति समझने वाले लोग बुद्धिहीन लोग हैं। आगे बोलो। अगला सवाल, कोई और सवाल? कोई और जो जिन लोगों ने पर्चे के माध्यम से अपनी बात कह दी उनके अलावा? हाँ, कोई बात? हाँ, रंजीत जी बोलिए। रंजीत जी बोलिए। सर, मेरा एक सवाल है। कल से मैं परेशान हूँ एक सवाल से कि भाषा के क्षेत्र में 2 साम्राज्यवाद की चर्चा की जाती है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद और हिंदी साम्राज्यवाद। हाँ। हिंदी साम्राज्यवाद का अर्थ जो है हिंदी के बोलियों से इतर क्षेत्र में समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग जो है हिंदी साम्राज्यवाद को हिंदी बोलियों के ऊपर देखते हैं। अच्छा, तो एक जो हिंदी भाषी है वही भोजपुरी भाषी है, एक अवधी भाषी है, एक हिंदी भाषी है। तो इस साम्राज्यवाद को कैसे हम देखते हैं और कहाँ पाते हैं? ऐसा है, पहला निवेदन तो आपसे करूंगा कि पहला निवेदन ये करूंगा कि हर बात से परेशान होंगे तो इसी तरह परेशान रहेंगे। परेशान होना थोड़ा कम कीजिए। असली और दूसरी बात ये है कि देखिए,
एक किसी मदालसा ने संभवतः या किसी और, मुझे याद है, किसी ने ये कहा या दूसरी एक किसी बच्ची ने, लड़की ने कहा कि भाषाओं के प्रसंग में मत्स्य न्याय चलता है। माने जैसे तालाब में, नदी में, समुद्र में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती है, भाषाओं के प्रसंग में भी ये होता है, ये सही है। इसीलिए कुछ लोग बोलियों के प्रसंग में हिंदी को ग्रैबिंग लैंग्वेज भाषा, ऐसी भूमि अधिग्रहण की तरह से भाषा अधिग्रहण की चीज समझते कि वो हिंदी आप अपने में मिला ली। बात ये नहीं है। उस प्रसंग में एक बात मैं समापन में भी कहूँगा, बात ही कठिनाई दूसरी है। आजादी के बाद आप हिंदी में आजादी के पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर प्रेमचंद निराला तक का साहित्य पढ़िए तो उनकी भाषाओं में, रचना की भाषाओं में बोलियों की मौजूदगी मिलेगी। मुहावरे हैं, कहावतें हैं, लोकोक्तियां हैं जो केवल बोलियों में पैदा होते हैं। आजादी के बाद क्या हुआ कि हम आजाद तो भौगोलिक रूप से हुए, बने जमीन हमारी आजाद हुई, दिमाग आजाद नहीं हुआ, डीकोलोनाइजिंग माइंड कंप्लीट नहीं हुआ। कोलोनाइजिंग माइंड जो पहले से था वही चलता है। तो हुआ क्या कि अंग्रेजी का प्रभाव हिंदी साहित्य की भाषा की संरचना पर पड़ने लगा। अभी आप एक कल्पना कीजिए, एक दो उदाहरण दूंगा। हिंदी के एक बड़े लेखक हैं और कवि भी आगे, और बिना लेखक भी छोटे लोग भी ऐसे हैं जो चीजों को रेखांकित करते हैं। ये रेखांकित करना हिंदी का मुहावरा नहीं है, ये अंग्रेजी का मुहावरा है, अंडरलाइन करना। ये शुद्ध अंग्रेजी से हिंदी में आया। एक नथिंग शब्द है अंग्रेजी में। बादशाह जी ने अपने गद्य में लिखा है न कुछ, न कुछ माने नथिंग। ये जो अंग्रेजी मुखी हिंदी है उससे बोलियां डरती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास पर एक किताब लिखी, यही शांति निकेतन से कबीर को सीखा था, पढ़ा था क्षिति मोहन सेन और रवि बाबू से। उन्होंने कबीर के बारे में लिखा है कि भाषा कबीर के सामने लाचार नजर आती थी। वे जो चाहते थे वह भाषा से कहलवा लेते थे। अगले वाक्य पर ध्यान दीजिए, उसमें भोजपुरी का एक शब्द है, लिखा है उन्होंने कि बन पड़ा तो सीधे सीधे न तो दरेरा देकर, दरेरा देना माने धक्का देकर। अब इससे हिंदी जानदार बनती है, न कुछ से और अंडरलाइन करने से नहीं। समस्या ये डर का कारण भी यही है कि कुछ ही दिनों में वही प्रवृत्ति चलती रही तो हिंदी अंग्रेजी हो जाएगी। अंग्रेजी से तो वैसे ही लोग डरते हैं, शासन करने की भाषा है, दंड देने वाली भाषा है। आप किसी ऑफिस में चले जाइए, उससे बांग्ला में बात कीजिए तो दूसरी ओर मुंह किए रहेगा क्लर्क, और अंग्रेजी में चार वाक्य जोर से बोलिए तो उठ के खड़ा हो जाएगा, आपकी बात सुनेगा। ये अंग्रेजी का असर है। उसी तरह से कुछ लोग हिंदी का भी उपयोग करने लगे। डर उससे लगता है, नहीं तो बोलियों से जो हिंदी का रिश्ता है उसको कायम रखें
तो डरने का कोई सवाल नहीं है उसमें। और देखिए, हिंदी साम्राज्यवाद की बात का एक प्रसंग ये है, दूसरा एक भिन्न प्रसंग है। जो लोग यह समझते हैं, जो इस देश में गैर हिंदी भाषी, वो ये समझते हैं कि इसी दिन हम पर हिंदी थोप दी जाए। ये हिंदी, असल में हिंदी कमजोर हुई है सरकारीकरण के कारण। वो जो अभी मैडम जिस हिंदी की बात कर रही थी कि जिसमें से फारसी अरबी के शब्द गिन गिन कर और चुन चुन कर निकाले गए, ये भी सरकारी हिंदी में हुआ। वो सरकारी हिंदी तो ऐसी है कि खुदा नहीं समझ सकते उसको। हाँ, आदमी की क्या हैसियत है, क्योंकि खुदा स्वाभाविक भाषा समझते हैं, वो ऐसी कृत्रिम भाषा नहीं समझते। ये कचराई है उसमें। इस ऐसी देखिए क्या है, उस समय सुभाष बाबू ने हिंदी में जनता को संबोधित किया था। जो नारे दिए थे वो भी हिंदी के थे। उनको किसी ने जाके कहा था क्या? वो हिंदी साम्राज्यवाद की बात सोचते तो हिंदी में भाषण काहे देते। महात्मा गांधी 90 जगह भाषण हिंदी में देते थे। 1909 में हिंद स्वराज्य ने लिखा था कि इस देश की राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है। ये उनकी अपनी राय थी। पर ये कोई थोपने थापने का, भाषा थोपने से नहीं होती। हिंदी के पास न वो ताकत है, न क्षमता है, न मैं अपनी ओर से कह सकता हूँ अपने बारे में क्यों प्रवृत्ति भी। धन्यवाद। अगला लास्ट प्रश्न, कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? नहीं, आप बोल चुके हैं। आपने जो नहीं बोले हैं, जिनको मौका नहीं मिला है, बोलिए। बोलो, पूछो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। सर, बोली और हिंदी भाषा पे मैंने कहा था और आज का सेमिनार देखा, तो सर अगर आपकी आज्ञा तो एक कविता क्या कविता हिंदी में सुनाओगी कि किसी बोली में? बोली में हिंदी में ही सुनाओ। आ जाओ। बोली में हिंदी में नहीं, हिंदी बोली हिंदी की कोई होगी। आ जाओ, सुना दो। अरे माइक दे दो, वहीं से खड़ा होकर सुना दो। माइक दे दीजिए। हाँ, इधर से आकर सुना दो। बोलो बोलो। अरे अभी तो हाथ पर लिख रही थी, अब कागज कैसे ले? हाँ, सुनाओ सुनाओ। हिंदी भाषा पे जो आजकल जो हम लोग देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि हिंदी की भाषा अपने बच्चों को नहीं सिखाते, इंग्लिश में ही सारी शिक्षा देते हैं और हिंदी बोलने में शर्म करते हैं। तो उसी पे मैं एक कविता कहना चाह रही हूँ। कैसे रहे साथ ये जो बोले न चाहे इसे, दाम इसका अज इसका प्रयोग है। कैसे रहे साथ ये जो बोले न चाहे इसे, दाम इसका तो अज इसका प्रयोग है। दुनिया जो पाना चाहे आप ही गवाना चाहे, खोई पूंजी जाने के ये कैसा संजोग है। आप ही जो ना बोलेंगे तो बच्चों से क्या आशा होगी। बच्चे अपनी सभ्यता में नहीं डोल पाएंगे। जितने भी अंग्रेजी टोल मोल कर लो जी, जितने भी अंग्रेजी हाय हेलो कर लो जी। बच्चे दादा दादी संग तो नहीं बोल पाएंगे। गर्व रहे इस पे भारत की हिंदी, अमेरिका में भी चाहे जिसे का ताज हो। धन्यवाद। इस प्रश्न उत्तर यही समाप्त होता है। अब मैं अपनी विभागाध्यक्ष मैम से निवेदन करता हूँ कि वो मंच पे आए इस उद्घाटन समापन सत्र में।
आपने एक बार भी मंच पे नहीं बैठा आज इस पूरे सेमिनार में, और मैम बस आके बैठ जाइए मैम। आना आ गया, बुलाऊं मैं आपको? अरे बुलाओ, बिना बुलाए आ गया, बुलाओ क्या। तो बिना समय को गवाए हम अपने आदरणीय गुरुजी से निवेदन करते हैं कि इस पूरे सेमिनार में जो कुछ भी निकल के आया उसका एक निष्कर्ष हमें थोड़े में सुनाए जी। इधर रखो। तनुजा जी और मित्रों, देखिए मैं आपसे समापन के प्रसंग में 3-4 बातें करूंगा। पहली बात तो यह है कि भारतीय सभ्यता और साहित्य में लोक भाषाओं को हमेशा महत्व दिया गया है। 3 प्रसंग आपसे सुनाना चाहता हूं। एक बार गौतम बुद्ध के पास 2 ब्राह्मण गए। गौतम बुद्ध से कहा कि भगवान, आपके शिष्य लोग आपके विचारों को जनता के बीच में ऐसी वैसी भाषा में फैला रहे हैं। आप हमें अनुमति दीजिए कि हम वैदिक संस्कृत में उसका अनुवाद करें। अच्छा, ब्राह्मणों की और पंडितों की ये पुरानी आदत रही। वैदिक संस्कृत में अनुवाद करने का उनका लक्ष्य गौतम बुद्ध के विचार फैलाना नहीं था। यह था कि फिर हम ही उसका अर्थ करेंगे और दान दक्षिणा लेंगे। तो गौतम बुद्ध तो उन्हीं सब चीजों के विरुद्ध खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि पंडितों, आप लोग जाइए, मेरे विचारों का वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत में अनुवाद करना ठीक नहीं है। और अपने शिष्यों को बुलाया पंडितों के सामने और कहा कि तुम लोग जहां जाओ वहां की बोली में मेरे विचारों का प्रचार प्रसार करो। ये विनय पीटक नाम के महान ग्रंथ का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, कोई कथा सुनी हुई नहीं है। दूसरा प्रसंग वाल्मीकि रामायण का। सीता अशोक वाटिका में थी। हनुमान अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे। उनको चिंता ये हुई कि सीता से किस भाषा में बात करूं। हनुमान संस्कृतज्ञ भी थे। किसी भी भाषा में, जो भाषा उस समय सम्मान की तो संस्कृत ही थी, पर उनको एक डर हुआ। डर ये हुआ कि रावण भी संस्कृतज्ञ है, उसकी तो संहिताएं चलती हैं। हिंदुस्तान में आज भी एक है रावण संहिता, बड़ी प्रसिद्ध है, पंडित लोग बताते हैं। तो संस्कृतज्ञ था। तो हनुमान ने सोचा कि अगर सीता से संस्कृत में मैं कुछ कहूंगा तो संभव है कि सीता मान ले कि ये रावण का ही कोई छद्मदूत मुझसे बतिया रहा। तो मेरे बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि मैं राम के पास से आया हूं। तो उसमें शब्द आया है कि सीता आसानी से जो भाषा समझ सकती है उसमें बोलूं उनके घर की भाषा में, माने बोली में, माने मैथिल में, क्योंकि जनकपुर की थी, जनकपुर मिथिला का क्षेत्र है। तो हनुमान ने उनसे
मैथिली में बात शुरू की। उसमें मैथिली शब्द नहीं है, मैथिली अपनी ओर से जोड़ रहा। क्षेत्रीय भाषा माने एक लोक भाषा बोली। तीसरा और आखिरी प्रसंग है शिव पार्वती का जब विवाह हुआ तो देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि कार्तिकेय के जन्म की तैयारी थी और कार्तिकेय पैदा होंगे तो तारकासुर को मारेंगे, ये पहले से तय था। तो शिव पार्वती विवाह के बाद सभी देवता वर वधू को आशीर्वाद देने आए। सबने जाहिर है कि शिव को संस्कृत में आशीर्वाद दिया, और किसी में तो आशीर्वाद लगता भी नहीं है, खाली संस्कृत में आशीर्वाद दिया जाए तो चलता। अच्छा, संस्कृत में ये सुविधा बहुत है ना। अब सुविधा देखिए, बीच में रोककर कथा बाद में सुना दूंगा। पंडित जो है शादी के समय वर को एक आशीर्वाद देता है, चिरंजीवी भव, यही आशीर्वाद देता है ना, हम लोगों को भी मिला है। और जो बहू को आशीर्वाद देता है वह भी अंततः वर का ही आशीर्वाद है, कहता है कि सौभाग्यवती भव। अरे सौभाग्यवती तो तभी न रहेगी जब पति जीवित रहेगा, है? तो जो आशीर्वाद वर को दिया वो तो दिया ही, जो वधू को दिया वो भी आशीर्वाद वर को, यही खाली संस्कृत में चल सकता है। तो वहां लेकिन उन सभी देवताओं के बाद सरस्वती आई। तो सरस्वती तो जो उनके बारे में कल्पना और धारणा है उससे ये है कि वो विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है। तो मानते हैं कि अनेक बदमाश देवताओं से वो ज्यादा समझदार थी। अच्छा, देवताओं में तो एक से एक बदमाश। हाँ, एक सबसे बड़ा बदमाश तो इंद्र था, जिसकी तुलसीदास ने रामचरितमानस में इतनी निंदा की है कि मैं आपको सुना नहीं सकता। एक पर अब उधर जाऊंगा नहीं तो उधर ही चला जाऊंगा। तो हुआ ये कि सरस्वती ने शिव को तो संस्कृत में आशीर्वाद दिया, लेकिन ये कुमार संभव से बोल रहा हूं, लेकिन पार्वती को एक शब्द है उसमें, सुखेन ग्राह्य, माने सुख से जो ग्राह्य हो उस भाषा में आशीर्वाद दिया, संस्कृत में नहीं दिया। ये सरस्वती की समझदारी थी। स्त्री के साथ बोली का संबंध कालिदास भी समझते थे, और बोली का सबसे बड़ा लाभ यही है कि सुखे न ग्राह्य, माने बोली को समझने के लिए किसी को कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ती। कसरत माने डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से बोलियों का, लोक भाषाओं का महत्व भारतीय परंपरा में गौतम बुद्ध से लेकर वाल्मीकि होते हुए कालिदास तक दिखाई देता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भारतीय परंपरा में उसका महत्व नहीं है, परम हम जानते नहीं उसे, कठिनाई इससे होती है। अब ये सुखे न ग्राह्य का एक और दुखे न ग्राह्य का एक दूसरा आपको प्रसंग सुना रहा हूं। चलते चलते प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, रज्जब का एक गीत का दोहा सुनाऊंगा। रज्जब ने लिखा, वेद सुबाणी कूप जल दुख सुप्रापित होए, शबद साख सरवर सलिल सुख पावे सबको। उस शब्द साखी तो कबीर की ओर संकेत कर रहे थे
और यह भी कि वो उस समय असल में मध्यकाल में ब्रजभाषा को खाली भाषा कहा जाता था। उस समय उसका मतलब भाषा, लोक भाषा कुछ कहिए, ब्रजभाषा का वही ये था। तो रज्जब वही कर रहे हैं, कह रहे हैं। दूसरी जो बात मुझे कहनी थी वो है कि एक समस्या आजकल टेढ़ी दूसरी हो गई। पुराने जमाने में जो बुद्धिजीवी समाज के होते थे वो पहले स्थानीय होते थे। आपके यहाँ एक से एक बड़े, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से लेकर रविन्द्रनाथ टैगोर तक की सब शुरुआत में स्थानीय थे। उनको चिंता बंगाल की सभ्यता, संस्कृति और समाज के सुधार और उन्नति की थी। वो अफ्रीका के बारे में जानते नहीं चिंतित थे। ये लगभग आजकल क्या हो गया है, एक उर्दू का दोहा मुझे याद पड़ रहा है, किसी का दोहा क्या, शेर। आग जंगल में लगी थी 7 दरियाओं के पार, और कोई शहर में फिरता था बौराए हो। आजकल बुद्धिजीवी कैसे हैं? पहले बुद्धिजीवी स्थानीय होते थे, स्थानीय कामों के आधार पर राष्ट्रीय भी होते थे। राष्ट्रीय ख्याति के बाद उनमें से कुछ अंतरराष्ट्रीय भी होते थे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर। तीनों हुए। आजकल उलट गई है प्रक्रिया। आजकल के बुद्धिजीवी पैदा ही अंतरराष्ट्रीय होते। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय तो खाली अंग्रेजी से हुआ जा सकता है। इसीलिए हम लोग कई बार मैं बहुत चकित रहता हूँ। ये एयरपोर्ट पर आप उतरिए, एक स्त्री 5 महीने के बच्चे को गोद में लिए। अरे वो तो ना बच्चा न बांग्ला समझता है, न भोजपुरी समझता है, न हिंदी समझता है, पर उससे बतिया रही होगी अंग्रेजी में। उससे नहीं बतियाती, वो अपने से बतियाती और अगल बगल लोगों को डराती। इसीलिए मैंने कहा कि आजकल बुद्धिजीवी पैदा ही अंतरराष्ट्रीय होते हैं। राष्ट्रीय होना संकोच का मामला है और स्थानीय होना तो शर्म का मामला हो गया है। सब उलट गया है। ऐसी स्थिति में बोलियां क्या उनके लिए किस काम की है बोली? इसीलिए मैं कल भी कह रहा था, आज भी दोहरा रहा हूं कि बोलियों की रक्षा वही करेगा जो हर अर्थ में स्थानीय हो। एक हिंदी के बड़े लेखक थे बंगाल में, उनको बहुत जाना जाता है, राहुल सांकृत्याय। भोजपुरी भाषी थे, आजमगढ़ के पैदा हुए थे तो भोजपुरी भाषी थे। कार्य क्षेत्र किसान आंदोलन का उनका छपरा था। तो भोजपुरी में 8 नाटक लिखा उन्होंने जेल में रहते हुए 42 में। मेहरारू के दुर्दशा नाम का नाटक जो 42 में उन्होंने लिखा था, वो फेमिनिज्म यूरोप में अभी पैदा हो रहा था। तब वो मेहरारू के दुर्दशा माने मेहरारू माने स्त्रियों की दुर्दशा। इसके अलावा उनकी एक किताब है बड़ी क्रांतिकारी, भागो नहीं दुनिया को बदलो। वो लिखा है उसकी भूमिका में कि मैं एक ऐसी भाषा में इसको लिख रहा हूं, मैंने भोजपुरी और हिंदी मिली जुली ऐसी भाषा में लिख रहा हूं कि 3 क्लास पढ़ा हुआ किसान इस किताब को समझ सके। अब 3 क्लास वाले लोगों के लिए आज कोई नहीं किताब लिखता। 23 क्लास तक पहुंचा हुआ कोई हो उसके लिए लिखकर विद्वान बनते, तभी ना ऑक्सफोर्ड में बुलाए जाएंगे। नहीं तो 3 क्लास के लिए लिखिए तो कौन बुलाएगा। खैर, एक जो कठिनाई इधर हो गई है कि एक दर्शन की शब्दावली में सेल्फ एंड द अदर, अपने को महत्वपूर्ण समझना,
दूसरे को अन्य समझना, तो केवल अंग्रेजी सेल्फहुड का सिंबल है, प्रतीक है। एंड रेस्ट लैंग्वेजेज आर अदर्स। अदर्स आए जाएं उनकी कोई चिंता नहीं। अभी कुछ दिनों से, अभी हाल में ये प्रवृत्ति शुरू हुई कि हिंदी के बदले अब संस्कृत की चिंता बढ़ी है। संस्कृत वालों को कोई भारतीय भाषा पसंद नहीं आती। अबे वो मानने को ही तैयार नहीं है कि दुनिया में कोई भाषा उनकी भाषा से पहले थी। यही नहीं, उसमें से तो कुछ महापुरुष ऐसे हैं जो कहेंगे कि संसार की हर भाषा संस्कृत से ही निकली हो। उनको कोई पूछे कि अरबी कैसे संस्कृत से निकलेगी, ये भी समझाइए। अल्लाह मियाँ अरबी समझते हैं, संस्कृत नहीं समझते। इनके ईश्वर भी खाली वेद समझते हैं, अरबी वो भी नहीं समझते। ये सारे ईश्वर मोनोलिंगुअल होते। मनुष्य ही केवल मल्टीलिंगुअल हो सकता है, ईश्वर नहीं। इसलिए मनुष्य बनना बेहतर काम है। देखिए, अभी हाल में मैंने एक काम किया है। स्थानीय बोली का कितना महत्व है। अभी हाल में एक काम किया है, आप ही के यहाँ से छपी हुई एक किताब के आधार पर। एक किताब यहीं कलकत्ते में छपी थी। 1842 से लेकर 1849 के बीच 3 खंड उसके छपे। संगीत राग कल्पद्रुम, बांग्ला का जो महान ग्रंथ है, राधाकांत देव का वो शब्द कल्पद्रुम, उसी के नकल पर उन्होंने नाम रखा। एक पंडित थे कृष्णानंद व्यास देव, उदयपुर के आए, अपना इतना मोटा ग्रंथ पांडुलिपि लेकर। पर उनका भी इरादा था कि राधाकांत देव की तरह 7 खंडों में निकलवाएंगे शब्द कल्पद्रुम के अंदाज में। पर वो तो राजा थे राधाकांत देव, उनके पास पैसा था ही, ब्राह्मण के पास कोई पैसा था नहीं। कुछ लोगों ने उसमें, राजेंद्र लाल मित्र थे, कुछ लोगों ने मदद की, पर इतनी मदद नहीं मिली कि वो 7 खंड में निकले। तो 3 खंड में वो किताब छपी। फिर दोबारा यही आपके कलकत्ते शहर से बंगी साहित्य परिषद ने 1914-15 में उसको फिर प्रकाशित किया दोबारा सबको। उसके आधार पर मैंने एक काम किया। खोजते खोजते उसको एक लड़की बोल रही थी कि उसको नानी याद आ गई। मेरे तो दोनों नाना और नानी दोनों याद आ गए खोजने में। यहाँ कलकत्ते से लेकर दिल्ली तक खोजा। खैर, उससे जो बात सामने आई वो अद्भुत है। इस देश में जब बाबर आया, देश पर शासन शुरू किया, तो उसको एक बड़ी भारी चिंता हुई। बाबर ने लिखा है कि मैं यहाँ की जबान नहीं समझता और यहाँ के लोग मेरी जबान नहीं समझते, तो हम शासन कैसे करेंगे। यह चिंता सारे समझदार मुगलों की थी। अकबर ने उसके बाद एक नियम चलाया कि सारे मुगल शाहजादों की शिक्षा 4 भाषा में होगी। एक तुर्कों की मातृभाषा थी तुर्की। बाबर चगताई तुर्क में लिखता था, उसी में उसने अपनी महान आत्मकथा बाबरनामा लिखी है। दूसरी भाषा जिसकी शिक्षा दी जाती थी वो अरबी, जो उनके धर्म की भाषा थी। तीसरी शिक्षा दी जाती थी फारसी में, जो राजकाज की भाषा थी।
और चौथी, हर मुगल शाहजादे को ब्रजभाषा पढ़ाई जाती थी, क्योंकि आगरा ब्रजभाषा का केंद्र था और वहीं शाहजहां के जमाने तक मुगलों का शासन था। मुझे उस संगीत राग कल्पद्रुम में अकबर से शुरू करके और बहादुर शाह जफर तक की ब्रजभाषा में लिखी कविताएं मिली हैं मित्रों, जो मैंने इकट्ठा किया है। मुगल बादशाहों की हिंदी कविता नाम से किताब मैं तैयार कर रहा हूं, 2-4 महीने में छपेगी। इसलिए भाषा की जरूरत खाली एक प्रसंग में नहीं होती। एक घटना सुना रहा हूं चलते चलते, इस प्रसंग की आखिरी घटना। बड़ी शिकायत औरंगजेब की बड़ी निंदा होती है। उसने अपने मौलवी साहब जो उसको फारसी पढ़ाते थे उसको एक दिन बुलाया, अरबी फारसी जो पढ़ाते थे, कहा, ये नगेंद्रनाथ बसु ने उद्धृत किया है, उसी किताब के संपादकीय संगीत राग कल्पद्रुम के संपादकीय में उद्धृत किया है। वो बुलाया अपने उस्ताद को और कहा कि आप जो भाषा हमें सिखा रहे थे, फारसी और अरबी, उससे हमारे शासन करने में क्या मदद मिलेगी? जाइए आप कल से बताइएगा, मैं तो कल से ब्रजभाषा सीखूंगा, लोगों से बात करनी है मुझे शासन करने की। इसलिए एक प्रसंग में भाषा की जरूरत, पर अब अपने देश में तो शासक ऐसे हैं जिनको ये बात करके शासन करना दूसरी चीज है और डंडे से शासन करना एकदम भिन्न चीज है। उसके लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं होती, न राष्ट्रीय न अंतर्राष्ट्रीय। अपने देश के शासक तो डंडे से शासन करते हैं न जी। देखिए, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था मैं कि एक समय था कि हिंदी का बोलियों से संबंध था। हिंदी के एक बड़े कवि हैं नागार्जुन, उन्होंने हिंदी के एक बड़े लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र पर एक लंबी कविता लिखी। उस कविता में एक जगह आता है कि हिंदी की है रीढ़ गंवारू बोली, यह भावना तुम्ही ने हम में घोली। गंवारू बोली मैंने वही जो गांव में बोली जाती है बोली, वही रीढ़ है हिंदी की। अब लोग भूल गए, वैसे ही बेरीढ़ के अधिकांश लोग हो गए। इसलिए बोली से संबंध कट जाए तो कोई बहुत आचरण नहीं। मैं एक घटना आपको चलते चलते सुनाना चाहता हूं। मैं कल भी कह रहा था कि भक्ति काल का प्रत्येक कवि अपनी मातृभाषा का कवि है। प्रत्येक कवि, तमिलनाडु से लेकर असम तक। तो कबीर दास बनारस में पैदा हुए। बनारस भोजपुरी क्षेत्र है, मरे मगहर में गोरखपुर के बगल में है, वो भी भोजपुरी क्षेत्र है। तो उनके पैदा होने और मरने का क्षेत्र अगर भोजपुरी का है तो भोजपुरी के कवि हुए न जी। जब प्रत्येक भक्त कवि अपनी मातृभाषा का कवि। मैंने ये एक बार पटना में एक भाषण में कह दिया, 50 हिंदी प्रेमी मेरे खिलाफ खड़े हो गए, यह कहते हुए कि इससे हिंदी कमजोर होगी। मिथिला से एक सज्जन ने मुझे पत्र लिखा कि आप जो कर रहे हैं उसके नतीजे नहीं जानते, इससे हिंदी कमजोर होगी। तो मैंने उनको पत्र लिखा कि भाई साहब, आप सुबह शाम विद्यापति को मैथिली का कवि कहते तो हिंदी कमजोर नहीं होती। मैं कबीर को भोजपुरी का कवि कह रहा हूं तो उसे कमजोर हो जाएगी है। ये मानसिकता है।
बोलियों वाले भी आपस में एकता नहीं रखते, लड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए बहुत सारी समस्याएं हैं बोलियों और भाषाओं के प्रसंग में। पर 2 दिन से जो यहाँ बोलियों भाषाओं के सवाल पर बहस हुई है, वो खास तौर से देखिए, जगे हुओं को जगाना कोई काम नहीं है, सोए हुओं को जगाना काम है। इसलिए मैं तो जब भाषण देता हूं तो बच्चे बच्चियों को, लड़कियों को, लड़कों को ध्यान में रखता हूं। मैं अध्यापकों के लिए भाषण नहीं देता। वो तो पहुंचे हुए ही नहीं है, पार हो गए लोग। जो अभी तैरना सीख रहे हैं उन्हीं को कुछ बताना उपयोगी है। इसीलिए मैं बराबर लड़के लड़कियों के लिए बात करता हूं। ये जो 2 दिन से सेमिनार हुआ वो बहुत ही गंभीर, बहुत ही विचारोत्तेजक, बहुत ही सिखाने वाला है, बशर्ते कि उस पर ध्यान दिया जाए। उदय नारायण सिंह, इम्तियाज हसनैन साहब, और काम की बात के लिए ये भी ध्यान में रखिए कि काम की बात के लिए 7 खंडों का शब्द कल्प ध्रुव ही पढ़ना उपयोगी नहीं है। कभी कभी एक पढ़ने के पर्चे में भी ये काम की बात मिल जाती है। ये बच्चे जो 5 मिनट 10 मिनट बोल रहे थे, उनमें भी उनकी भावना भी थी और समझ भी थी, और उसमें से भी मुझे काम की कई बातें दिखाई दी। ध्यान से उनको सुनना जरूरी है। और जो 10 मिनट बोले वो 20 मिनट के लायक लेख लिख के ले आए थे। सामने आएगा तो उसका भी महत्व तो सामने आएगा। मैं आखिरी बात खास तौर से वंदना जी से, अच्छा एक बात मैं भूल ही गया कहना। वंदना जी से, जो वंदना टेटे से कह रहा हूँ, जो मुझे कहना है वो अभी कह रहा हूँ। मुझे एक आप लोगों से, जो तनुजा जी और ऋषि और दूसरे आयोजक हैं, उनसे मेरा निवेदन ये है कि ऐसा सेमिनार करते समय आपको नॉर्थ ईस्ट से 1-2 लोगों को बुलाना चाहिए। सबसे अधिक परेशानी में उनकी अपनी बोलियां और भाषाएं, इसलिए उधर उनका भी सुख दुख, उनकी भी चिंताएं, उनकी भी परेशानियां सुनना। और अब तो संयोग बस नॉर्थ ईस्ट के प्रत्येक राज्य में कोई न कोई विश्वविद्यालय है। आप चाहते तो वहां से भी लोगों को बुला सकते थे, बुलाना चाहिए था। आगे कभी ऐसा मौका मिले तो मैं खाली निवेदन करूंगा कि इसको ध्यान में रखिए। वंदना जी से जो बात कहनी थी मुझे, वो ये है कि ये कल कह रही थी कि हम संकट नहीं, हमला हम पर हुआ। ये सही है। और देखिए, ये आज का मामला हमले का या संकट का नहीं, ये 5000 वर्ष से तो है ही। सारी दुनिया में हमारे देश के आदिवासियों की तरह ही अमेरिका में आदिवासी थे। अब उसमें से कुछ लोग जीवित बचे हैं, नहीं तो 99% मार दिए थे। भाषा समेत अपनी संस्कृति सब लिए। यही सब साम्राज्यवाद करता है। मैं खाली जो आपसे निवेदन करना चाहता था कि हमला भी एक संकट ही है। इसलिए संकट शब्द से परेशान होने की जरूरत नहीं है। संकट में हमला भी संकट का ही एक रूप है। संकट के बहुत सारे रूप होते हैं, इसलिए उस दृष्टि से उसको सोचना चाहिए। दूसरी बहुत सारे जो, अच्छा एक और मैं निवेदन करूँगा खास तौर से आपसे और आप लोगों से जो आदिवासी क्षेत्रों से आए हैं, अपनी भावनाएं, अपनी
अपने विचार, अपनी समस्याएं रखे। देखिए, आपको मेरा निवेदन है, यद्यपि निर्णय आपका है, इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपके बारे में दूसरे लिखें तो उस पर आप नाराज हो। जितने लोग लिखना चाहे लिखें, काहे नाराज हो जी। यह खाली जांचिए और बताइए हमें कि वो जो लिख रहे हैं वो वास्तविक है कि काल्पनिक है, सही है कि गलत है। ये तो बहस का विषय हो सकता है, पर ये बहस का विषय नहीं हो सकता कि आप पर वो लिखें। काहे नहीं लिखें? नहीं लिखेंगे तो आपकी समस्याओं से भी सारे समाज का परिचय जरूरी है, तभी आपकी समस्याओं में कोई और देखिए, सारे संकटग्रस्त या हमले के शिकार लोगों को दोस्तों की खोज करनी चाहिए। दुश्मन पैदा करना कोई बहुत अच्छी पद्धति और स्ट्रेटेजी नहीं है कि सबको छांटो और बीनो। ये केवल खाली मेरा निवेदन है दृष्टिकोण के लिए। बाकी जाहिर है अपने बारे में निर्णय करने का आप ही को अधिकार है। मैं जो कल से आज बोलने वाले लोग उपस्थित हैं उन सबको धन्यवाद, बधाई देता हूँ, और ख़ास तौर से यहाँ इस विश्वविद्यालय और हिंदी विभाग की अध्यक्ष तनुजा जी, ऋषि और इतने बच्चे इस काम में लगे हुए थे, लड़के लड़कियाँ, उन सबको एक बार फिर धन्यवाद देता हूँ। और हमें आपने बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ कि आप सबसे मिलने का, आप सबसे बतियाने का, हंसने बोलने का मौका दिया है आपने। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। इस सत्र के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं प्रोफेसर तनुजा मजुमदार मैम को आमंत्रित करता हूँ। वो हैं। ये नाम है, ये कुछ लास्ट में श्रीनाथ जी, छात्र छात्राएं, चितेश्वर जी, बाकी आप पूरा नाम बैकग्राउंड पढ़ना चाहिए। धन्यवाद सर। मेरी तो बोलती ही बंद हो गई, क्या बोलूं। ऋषि जी ने जब इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के विषय का निर्धारण किया, मुझसे काफ़ी उन्होंने बातचीत भी की थी कि वो किस तरह से इसे करना चाहते हैं। तो मुझे एक लगा था कि ये मेरा विषय नहीं है, मैं लिंग्विस्टिक की नहीं हूँ। जो लिंग्विस्टिक पढ़ाते हैं उन्हीं को इसकी परिकल्पना वही करें, तो उनके ऊपर मैंने ये छोड़ दिया था। लेकिन 2 दिन के ये जो इतनी बातें यहाँ पर कही गई है, जो वैचारिक आदान प्रदान चला, उससे लगा नहीं, मैं तो ये जानती हूँ। मैंने यही शायद इस तरह की संगोष्ठियों का परिणाम होता है कि जब हमें लगता है कि हम इस विषय पर नहीं जानते हैं, और जब इस विषय पर जब बातचीत का जब हिस्सा बन जाते हैं, सुनते हैं कई लोगों को, कई तरह की बातें मन में उठती है, तब वो विषय कठिन नहीं लगता है। तब मन में ये बात आ ही जाती है कि हम भी इस पर कुछ काम कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जितने भी वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं, अतिथि वक्ताओं तो है ही, 3 महान अतिथि वक्ता हमारे आए हैं, और जितने भी पेपर यहाँ पढ़े गए, उन सब ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आपने नॉर्थ ईस्ट की चर्चा की, इसे मैंने भी महसूस किया नॉर्थ ईस्ट के बारे में। एक बात मुझे कहनी है, क्योंकि ये औपचारिकता है धन्यवाद देने का, लेकिन उसमें 1-2 बात मैं अपनी कहना चाहती हूँ। मणिपुर में मैं काम से गई हुई थी, मणिपुरी साहित्य और उसका इतिहास, इस पर काम करने में गई हुई थी।
वहाँ की भाषा मैथिली और उसकी अभी लिपि भी बन चुकी है। और वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने अपनी इस पुरानी भाषा को किस तरह से रिवाइव किया है। यहाँ पर पीयूष जी ने 2 भाषाई साम्राज्यवाद की चर्चा की, अंग्रेजी और हिंदी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में वहाँ के लोग बांग्ला को साम्राज्यवादी भाषा मानते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी लड़ाई है बांग्ला से मुक्ति। एक समय था भी, असम ने ये लड़ाई लड़ी है, त्रिपुरा ने लड़ी है, मणिपुर ने लड़ी है, उड़ीसा ने लड़ी है। तो ये आप ये मत समझिए कि हिंदी ही साम्राज्यवादी भाषा है। जब गौड़ प्रदेश था एक जमाने में हमारे पुराने प्राचीन इतिहास में, तब बांग्ला पूरा डोमिनेट करती थी इसको, और ये लोग अपनी बोलियों को भूल चुके थे। बहुत बड़ी लड़ाई ककबरक भाषियों ने की है, इस पर मैंने कई बार कई जगह पर बोला भी है। और कल मैं थोड़ा हैरान हो रही थी जब मैं जगदीश्वर जी को सुन रही थी, और मुझे लगा वो बहुत बड़ी गलतियाँ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि उनको ककबरक भाषी नहीं मिले। ककबरक भाषा पर मेरा एक काम है, वो प्रकाशित भी हो चुका है। उसके लिए मैं कई बार त्रिपुरा में गई हुई हूँ, और वहाँ पर 50% जनसंख्या जो तो ककबरक भाषी है। बड़े से बड़े कवि हैं वहाँ पर, उपन्यासकार है, लेखक हैं। जिसके सिलेक्शन की बात वो कर रहे थे उससे मैं कई बार मिली हूँ, उससे मेरी बातचीत हुई है। तो ये गलत धारणा है कि त्रिपुरा में ककबरक भाषा की चर्चा नहीं होती है। ककबरक भाषा का 30 साल का बड़ा संघर्ष है। जब उसको राजभाषा घोषित भी नहीं किया गया, उसके पहले से वहाँ के साहित्यकारों ने कई पत्रिकाएं निकाली, कई महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे गए हैं। तो ऐसी बात, मेरा कहना यही है कि ये बांग्ला साम्राज्यवादी जो भाषा थी, इसके साथ बड़ी कठिन लड़ाई नॉर्थ ईस्ट ने लड़ी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़ाई में कुछ नुकसान भी हुआ है, केवल फायदा नहीं। कुछ बोलियां जरूर उभर कर आई हैं, अपने अस्तित्व को उन्होंने कायम किया। जो मैंने मणिपुर में महसूस किया कि मणिपुर का वो साहित्यिक समृद्ध साहित्य लुप्त हुआ है, वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो सब बांग्ला में सुरक्षित था। और वहाँ के उग्रवादियों ने, कट्टरवादियों ने उन किताबों को जला दिया है। बांग्ला के साथ उनकी जो लड़ाई थी, उसमें जो साहित्य, उनके प्रांत का जो साहित्य था, हाँ, वो तो नष्ट हो गया। उसकी मैंने बहुत खोज की है, मैं कई लाइब्रेरीज में गई थी, और वहाँ पर मुझे ये भी कहा गया, वहीं के जो वहाँ का जो हिंदी विभाग है और मणिपुरी विभाग है, उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा इधर उधर मत ढूंढिए, उग्रवादियों की नज़र में पड़ जाएंगी तो ख़त्म हो जाएंगी। ये भी उन्होंने कहा था। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की थी, तो वो विशाल साहित्य, प्राचीन साहित्य, वो हमारे पास अब उपलब्ध नहीं है। उसे नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, अपनी बोली को कायम करने के लिए, अपनी भाषा को कायम करने के लिए। तो ये भी एक पक्ष है, पहलू है। बोली हमारी पहचान है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बोली के नाम पर जो साहित्यिक परंपरा चली आ रही है, उसको अगर नष्ट कर दिया जाए तो और किसी का नुकसान नहीं होगा, भाषा का नुकसान होगा और साहित्य का। ये एक तरफा एक नजरिया है। और कल बहुत सारी बातें हो रही थी सिग्नेचर की। मेरे सारे विद्यार्थी जानते हैं मैं चेक में हिंदी में ही मैं सिग्नेचर करती हूँ। एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ था जब मैंने हाउस बिल्डिंग लोन लिया था, और मैंने जब वहाँ ICICI बैंक में जब मैंने हिंदी में किया था, उस लड़की ने कहा इम्पॉसिबल मैम, इसको हम नहीं आगे बढ़ने का। क्यों? बोले ये वर्नाकुलर लैंग्वेज है। पहली बार मैंने एहसास किया कि वर्नाकुलर के साथ कौन सी मानसिकता जुड़ी है। मैंने कहा कि वर्नाकुलर है तो क्या हुआ? तो कहा नहीं, ये हमारे बैंक की भाषा में जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, और शिक्षितों के लिए ये वर्नाकुलर मतलब है। तो मैं भी अड़ी रही, मैंने कहा मैं तो इसी में करूँगी और आपको करना है तो कीजिए। खैर वो हो गया। तो ये भी एक नजरिया है कि वर्नाकुलर शब्द, जिसका कल कई बार इसकी आपकी चर्चा, आपने भी चर्चा की है कि वो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के समय जो वर्नाकुलर का जो कंसेप्ट था वो अभी भी
कायम है। अभी भी डिक्शनरी में वही अर्थ है। यहाँ इप्सिता बैठी है, इप्सिता ने सादरी भाषा के संरक्षण के लिए काम किया है और अपने ही कार्यक्रम से जोड़ करके मुझे नॉर्थ बंगाल में भेजा था, जहाँ गणेश देवी जी भी आए हुए थे। तो गणेश देवी जी ने तब कहा कि हम आज ही सादरी भाषा का ग्रामर बनाएंगे, सादरी जानने वाले लोगों को एकत्रित कीजिए आप लोग। हम लोगों ने, हमें ढूंढना पड़ा उन लोगों को। हमने जब एकत्रित किया जो सादरी भाषी हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम तो अपनी भाषा नहीं जानते, हम अंग्रेजी जानते हैं, बांग्ला, वह अधिकतर सादरी बोलने वाले बांग्ला जानते हैं। तो ये हम लोगों को काफ़ी, उन्होंने बहुत परिश्रम किया था उस समय गणेश देवी जी ने कि ठीक है तुमको नहीं आती है सादरी तो लेकिन 2 घर की बोली बोलो। उसी से हम लोग, जैसे आपने बताया क से क, ख से क, उसी तरह से एक व्याकरण उस वर्कशॉप में तैयार हुआ। चूँकि 21 फरवरी 3 दिन पहले ही हुआ है, बहुत बड़ा भाषाई आंदोलन बांग्लादेश में हुआ था और मेरी मातृभाषा बांग्ला है। मैं इसे समझ सकती हूँ कि ये जो भाषा के प्रति जो प्रेम है वो किस तरह से वहाँ के लोगों को उसने हर्ट किया, किस तरह से वो अपनी भाषा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो गए। आज भी चंद्रा जी ने जिस फ्रेंच महिला के बारे में बताया कि जब मैं अपने देश की चर्चा करूंगी तब मैं क्रिस्टीना नहीं हूँ, तब मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करती हूँ। ऐसा ही अनुभव मुझे प्रोफेसर रफ़ीकुल इस्लाम के साथ हुआ था जब इनकी नजरुल जी की शतवार्षिकी मनाई जा रही थी। तो गुजरात से लेकर राजस्थान से कई लोग भाषा परिषद में इकट्ठे हुए थे और वो उस कार्यक्रम का एक मैं भी हिस्सा थी। तो रफ़ीकुल इस्लाम खड़े हुए बांग्ला में बोलने लगे। मैंने उनसे कहा सर यहाँ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के लोग वो बांग्ला नहीं जानते हैं, आप तो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, अगर आप अंग्रेजी में बोलें तो सब समझ पाएंगे। उन्होंने गुस्से में कहा कि आपने अनुवादक क्यों, वो इंटरप्रेटर क्यों नहीं रखा? अच्छा हाँ, आप तो जानती थी कि मैं आऊँगा और मैं अपनी भाषा के अलावा नहीं बात करूँगा, या आपकी मजबूरी है, लोग समझे या न समझे वो आप फेल होंगी, लेकिन आपको इंटरप्रेटर रखने की ज़रूरत थी है। तो वहाँ से मैंने ये सीख ली थी कि अपनी भाषा को किस तरह मजबूती से सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए और उसके लिए शर्म नहीं होनी चाहिए। भाषा तो मेरी है, अपनी है। सबसे अंत में मैं एक बात कहना चाहूँगी, मुझे असगर वजाहत का एक उपन्यास मन माटी की बड़ी याद आ रही है। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा उनका ये उपन्यास मन माटी, जिसमें गांव का एक लड़का है और बचपन में उसकी माँ ने उसको भेजा था कुछ सामान लाने के लिए। वो ईसाइयों के चक्कर में पड़ गया और वहीं से वो लंदन चला गया और लंदन में जाकर वो साहब बन गया। बेम के साथ उसने शादी कर ली, उसके बच्चे भी हो गए और कई सालों तक, 30-40 साल तक वो लंदन में ही बसा रहा। फिर वो अचानक आ जाता है अपने ही उसी गांव में। करोड़ों रुपए उसने कमा लिए और वहाँ की मिट्टी के साथ वो लोट पोट कर रोता है और गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाए। एक मुस्लिम कैरेक्टर है वो। हाँ, गांव के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि एक बाबू आए हुए हैं, साहब आया हुआ है विदेश से, इतनी बड़ी गाड़ी, इतना कुछ, इतना सामान, इतना संदूक वगैरह लेकर, और वो क्यों उसी मिट्टी के साथ लोट पोट हो रहा है और खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। उसके बाद गांव के बुजुर्ग आ जाते हैं, तब मालूम चलता है ये वही लड़का है जो 5 साल की उम्र में पादरियों के साथ भाग गया था। फिर उससे जब पूछा जाता है, उसके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो कहा 40 साल तक भी लंदन में रहकर मैं अपनी इस ज़मीन को नहीं भूल पाया, अपनी भाषा को नहीं भूल पाया, मैं वापस यहाँ आ गया। वो मृत्यु तक उसमें ही रहता है। यही है बोली। वो ये मायने नहीं रखता है कि वो हिंदी की है, कि वो बांग्ला की है, वो कहीं की है। एक दुख की बात है, मेरा हिंदी के जो लोग हिंदी लेकर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप हर चीज़ को हिंदी के साथ मत जोड़ लीजिए। बार बार वही बात उभर कर आ रही है, हिंदी की इसको क्यों साम्राज्यवाद भाषा कहा जा रहा है, या हिंदी की बोलियों का हिंदी के साथ। हम जब भारतीय भाषा संस्थान के साथ जुड़कर जब हम काम कर रहे हैं, पूरे भारत के परिदृश्य को ध्यान में रखकर हम लोग बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। कई सारी बात, अभी हमारा
विषय हिंदी है, लेकिन इससे भी हमको बाहर निकलना होगा। ये भी इस तरह से हम संकुचित हो जाएंगे। इससे भी बाहर निकले, दूसरी भाषाओं से जुड़े। बहुत अच्छा लगा, कल संबलपुरी पर बातचीत हुई। संबलपुर की भाषा का जो दर्द है वो उभर कर आया। वंदना जी के बाद से उनके क्षेत्र का दर्द उभर कर आया। तो अगर इसी तरह से हर क्षेत्र की बातें अगर हम लोग कर सके तो ज़्यादा अच्छा रहा। लेकिन मैंने बहुत सारे नारे लिख लिए हैं जो मेरे काम में आएंगे। आप ही के नारे हैं। बोली से हिंदी का रिश्ता कायम रखे, बोली की रक्षा वही करेगा जो स्थानीय हो, और सबसे उत्तम नारा ईश्वर मोनोलिंगुअल है लेकिन मनुष्य मल्टीलिंगुअल है। इन सब के साथ मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। मैं सबसे पहले आभारी हूँ हमारी वाइस चांसलर की, जो अपनी कार्य व्यस्तता के कारण नहीं आ सकी, क्योंकि यूजीसी की एक टीम भी आई हुई है, उसके साथ उनका काम चल रहा है, जिन्होंने हमें अनुमति दी इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए। आपके प्रति तो आभारी हूँ ही, शब्द नहीं है मेरे पास। उदय नारायण जी इतने दूर से आए, और केवल आए नहीं, बहुत सारे डाटास हम लोगों को देकर गए, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताकर भी गए हैं कि वो हमें भेजेंगे। प्रोफेसर इम्तियाज हसनैन, उन्होंने तो हमारी जो जिसकी बात मैं कर रही थी कि हम हिंदी तक ही सीमित रह जाते हैं, वो दायरा उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने हमें बहुत सारी, यहाँ तक कि विश्व से भी जोड़ करके हमें ये समझाने की कोशिश की है कि अगर ये डायलेक्ट क्राइसिस है तो ये किस स्तर का है, कहाँ तक ये फैला हुआ है। उनके प्रति मैं आभारी हूँ। वंदना जी और पंकज जी, आप दोनों के प्रति मैं आभारी हूँ। आप लोगों ने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है। जैसा कि अभी सर कह रहे थे कि हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो हम ज़्यादा सीमित हैं, लेकिन आप लोग व्यवहारिक जगत में काम करते हैं, आपके पास अनुभव है। अनुभव से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो पुस्तकीय ज्ञान का मुकाबला नहीं कर सकता। हम आपके आभारी हैं। गंगा सहाय मीना जी ने, जो अभी चले गए हैं, है नहीं, उन्होंने भी बहुत अच्छा पेपर प्रेजेंट किया, हम उनके आभारी हैं। जगदीश्वर जी बहुत कम समय में अपने को तैयार करके यहाँ आए, और जैसा कि जगदीश्वर जी का जो स्वभाव है वो कहीं पर भी अपने अध्यापक होने का जो अलग एक रुतबा है उसको हम पर कम से कम हावी नहीं होने देते। कल वो 2-3 बार आए, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ सेशन चल रहा है तो उन्होंने कहा मैं अपना क्लास लेकर, जैसे अभी बेदी जी आए हैं, उन्होंने कहा मैं क्लास लेकर आता हूँ। तो एक अध्यापक बार बार अपने डिपार्टमेंट में जा रहा है, क्लास ले रहा है, फिर यहाँ देख रहा है कि फिर उन्होंने हिस्सा लिया। बहुत उनके हम बहुत ही आभारी हैं। हम आभारी हैं वैभव जी का, उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया। अरिमर्दन जी सुदूर गुवाहाटी से आए हुए थे। चंद्रा मैडम वो भी बहुत कम, कल ही पहुंची है, लेकिन हमारे आमंत्रण पर तुरंत आ गई। अदिति घोष, जिनके बारे में अब ऋषि जी ने भी कहा कि उनसे हमने बहुत देर से संपर्क किया, लेकिन उतने कम समय में भी उन्होंने अपना एक बहुत ही अच्छा पेपर, और अदिति जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये बोली का संकट केवल यहाँ का संकट नहीं है, भारत का संकट नहीं है, ये विश्व भर का संकट है। इसकी जानकारी हमें थी नहीं, ये उन्हीं के पेपर से हमें इसकी जानकारी मिली। हम उनके प्रति आभारी हैं। विकास कांति विद्या, जो बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि वो बांग्ला में बोलेंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा, और ये मैं बार बार सभी वक्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही थी कि आप किसी भी भाषा में बोलिए, लेकिन आप बोलिए, आप पार्टिसिपेट कीजिए इसमें। और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण देकर अपनी बात रखी, हम उनके प्रति आभारी हैं। मधुरा सामकांत दामले हमारी ही विश्वविद्यालय की है, और जहाँ से ये शब्द इस लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जहाँ ग्रियर्सन जी, आप फिर से नॉर्थ ईस्ट की बात मैं कर रही हूँ, ग्रियर्सन जी ने नॉर्थ ईस्ट के डायलेक्ट्स को हाईलाइट किया है। यही पहली पुस्तक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पहली पुस्तक है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया के डायलेक्ट्स को हाईलाइटेड किया है। उन्हीं से सूत्र पकड़कर सुनीति बाबू बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये एक अगर इस पुस्तक की चर्चा नहीं होती
तो ये पूरा जो संवाद परिसंवाद का जो चल रहा है ये अधूरा रह जाता। इस कमी को पूरा किया है मधुरा ने। मैं उनके प्रति आभारी हूँ। मैं अजय जी के प्रति आभारी हूँ कि वो आए दूर से और उन्होंने जैसा कि कहा वो चाहते थे कि और भी बोलना, लेकिन वो अपना पेपर भेज देंगे। हाँ, मैं ईटू सिंह के प्रति आभारी हूँ। बहुत कम समय में आप तैयार हुई, आप हमारी गेस्ट फैकल्टी हैं और बड़ी ही जिम्मेदारी से आपने आज के एक महत्वपूर्ण सत्र का संचालन किया। इप्शिता मेरी दोस्त है, सहेली है, हमेशा मुझे अनुप्रेरणा वो मिलती है इप्शिता से। इप्शिता का काम बहुत ही व्यापक है और बहुत ही गहराई में है। गहराई से उसने सब विषयों को पकड़ा है। बहुत लंबी चर्चा इप्शिता के काम को लेकर गणेश देवी जी के साथ हुई थी और भाषा और इन पर काफ़ी इनकी प्रेरणा है और आप भी हमारे आमंत्रण पर आई। और जैसा कि हर बारी आपको हम लास्ट सेशन में ही रखते हैं, अब इस बार कोशिश करूँगी कि पहले विवेक जी हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं। इन्होंने बड़े ही दायित्व से इस सत्र का संचालन किया। हम आपके प्रति आभारी हैं। प्रोफेसर शिवनाथ जी कहाँ गए? शिवनाथ जी चले गए क्या? ओ आए हैं। प्रोफेसर शिवनाथ जी बड़े उत्साही थे। एक दिन की इनको सूचना मिली और वो बोले कि तनुजा मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा ही, मैं तैयार होकर आऊँगा। और केवल उन्होंने कई लोगों को अनुप्राणित किया इसमें भाग लेने के लिए। हमारे कुछ वक्ता जिन्हें हमने आमंत्रित किया था वो नहीं आ पाए और एक तो डर मेरे अंदर भी समा गया था, क्योंकि 10 मिनट पहले फ़ोन आ रहा है कि बीमार है, हॉस्पिटलाइज, जैसे मृदु वो कल सुबह उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। फिर देवश्री वो एक दिन पहले बीमार पड़ गई, लेकिन इन लोगों ने अपना पेपर मुझे मेल कर दिया है जो हम लोग CIL को भेज देंगे। उन्होंने अपना पेपर भी दिया। उन्होंने पहले से भी काफ़ी काम हम लोग के लिए किया है, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और चंदन जी नहीं आ पाए, प्रमोद जी नहीं आ पाए, इन सबको हमने आमंत्रित किया था लेकिन कुछ लोग अस्वस्थ हो गए। निर्मला जी निर्मला कुतुल अस्वस्थ हो गई, वो नहीं आ पाई। और हमारे विभाग के चितेश्वर जी के प्रति हम बहुत ही आभारी हैं। मुझे लगता है पिछले एक सप्ताह से वो रात को 11 बजे के घर जा रहे होंगे, पहुंच रहे होंगे। बड़ी कड़ी मेहनत की है इस सेमिनार के लिए उन्होंने। उसी तरह हमारे शोध छात्र इन्होंने मैं जयप्रकाश जी ने पूरे मीडिया को संभाला है, रिपोर्टिंग करना, दूसरा सारा काम करना, अतिथियों का की देखभाल करना। हम आपके प्रति बहुत ही आभारी हैं। और कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रगण एवं जादवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रगण जो हमारे यहाँ आए, यहाँ पर आपने भागीदारी की, अपना पेपर पढ़ा। यहाँ तक कि प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग के भी विद्यार्थी यहाँ आए, अंग्रेजी विभाग के भी विद्यार्थी यहाँ आए, गवेषक भी आए, शोध छात्र भी आए। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने अपनी प्रस्तुति की। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं अपने विद्यार्थियों को, जिनको मैं हमेशा डांटती रहती हूँ और डांट कर उनको सब काम करवाना पड़ा हमेशा ही होता रहता है, लेकिन अंत भला तो सब भला। उन्हीं लोगों ने इस कार्यक्रम को किया। सबसे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र मेरे विद्यार्थी हैं।
लिया